नेहा हसीन लड़कियों में से एक थी। जब से मैंने उसे देखा, उसे देखते ही अपना दिल हार बैठा और उससे शादी करने के लिए मचल उठा और उसके घर रिश्ते भेजने शुरू कर दिए। नेहा के माँ बाप ने भी इस रिश्ते में ज़्यादा देर न लगाई थी और जल्दी ही इस रिश्ते को ओके कर दिया। मैं बहुत खुश था, लेकिन नेहा की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। एक शर्त तो ये थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। नेहा की बाकी और शर्तों को जानने का मुझे कोई शौक नहीं था और ना ही मैं उन्हें जानना जरूरी समझा। नेहा ने मुझसे कहा भी था कि मेरी शर्तों को जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं उसके इश्क में इस कदर पागल हो चुका था कि मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मेरे लिए यही बहुत था कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी हो रही है। मैं जानता था कि नेहा से शादी करके मैं कभी पछताऊंगा नहीं। एक 14 फरवरी से एक दिन पहले संडे के दिन नेहा से मेरी शादी तय हो गई। नेहा के साथ मेरी शादी हो रही है, यही सोच सोच कर मैं फूला न समा रहा था। नेहा इतनी खूबसूरत है कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। नेहा की और मेरी शादी संपन्न हुई और मैं उसे विदा कराकर अपने घर ले आया। रात के 3 बजे नेहा को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। नेहा को देखने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मैं कमरे में पहुंचा और सुहाग की सेज पर बैठकर कीमती हीरे की अंगूठी नेहा की उंगली में पहना दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने मेरे हाथ पकड़ ली और कहा, रुक जाओ, मेरी बाकी शर्तें सुन लो। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझे अभी इसी वक्त तलाक दे सकते हो। नेहा के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैं बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तलाक की बात अपने मुंह से कैसे कर सकती हो। मेरी बात सुनकर नेहा बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। और जो शर्त मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, ये शर्त बहुत ही आसान है। और वो शर्त ये है कि रात को तुम कभी भी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो। कभी तुम मुझे रात में नहीं देखोगे और ना ही रात को मैं किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही मैं अपने कमरे में आ जाया करूंगी। तुम चाहो तो रात को अंधेरा होते ही मेरे कमरे में मेरे साथ आ सकते हो, नहीं तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। अपनी पत्नी से एक अजीब व गरीब शर्त सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं बोला, नेहा, ये क्या बेतुकी बातें कर रही हो? ये कैसी अजीब सी शर्त है? अगर तुम मुझे इस शर्त की वजह बता दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं रात को तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखूंगा। लेकिन बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चेहरा रात को क्यों ना देखूं? अगर मैं तुम्हारा चांद सा चेहरा नहीं देखूंगा तो मुझे कैसे चैन आएगा? मुझे लगा था कि नेहा की कोई अदा है, शायद वो मेरे साथ कोई मजाक कर रही है, लेकिन वो बहुत ही सीरियस थी। नेहा बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो मैं अगली ही सुबह को तुमसे तलाक ले लूंगी। नेहा की बात सुनकर मेरे होशो हवास गुम हो गए। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने सीरियस होते हुए ये कहा, ठीक है, तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिल जाना ही बहुत है। मैं रात को तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। अगर तुम कहो तो दिन को भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, ये एक जज्बाती कदम था जो मैंने उस समय नेहा की मोहब्बत में उठा लिया था, क्योंकि बाद में शादी के एक हफ्ते बाद ही मुझे मालूम हो गया कि ये शर्त निभाना कितना मुश्किल है। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता, कहीं डिनर पर जाना होता या यार दोस्तों की पार्टी में जाना होता, नेहा मेरे साथ नहीं जाती। धीरे धीरे ये बात सब तरफ फैलने लगी कि बिहान की बीवी अजीब व गरीब है। कुछ लोगों ने इसे नेहा की शराफत समझा तो कुछ लोगों ने अजीब व अजीब किस्से बनाना शुरू कर दिए। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। अब तो नेहा ने अजीब व गरीब हरकतें करना भी शुरू कर दी थी। उसने हमारे कमरे की सारी लाइट खराब कर दी और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा, नेहा, ये क्या हरकत है, ये सब क्यों कर रही हो? तो वो बोली, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रात को कहीं तुम गलती से लाइट ऑन ना कर दो और कहीं मेरा चेहरा ना देख लो। नेहा की ऐसी हरकतें देखकर अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ बात है। आखिर नेहा के चेहरे में ऐसी क्या बात है जो रात को मैं उसके चेहरे को नहीं देख सकता? लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था, मैं उस वादे पर अटल था। एक रात नेहा बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो कभी अंदर जाती,
कभी बाहर जाती, कभी कमरे में इधर उधर टहलने लगती, कभी मुंह पर हाथ रखती और कभी हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगती। मैं समझ तो गया था कि नेहा बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन मैंने उससे कुछ पूछा नहीं। अब मैं नेहा की हर एक एक हरकत पर नज़र रखता था। नेहा हर वक्त किसी का इंतजार करती हुई मालूम होती, हर वक्त उसकी नज़रें गेट पर रहती या फिर फ़ोन आता तो भागकर उठाती और हल्की आवाज़ में बातें करने लगती। लेकिन हम दोनों के बीच शक जैसी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने उसकी बातें सुनने की कभी कोशिश नहीं की थी। लेकिन एक दिन मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि नेहा किसी नए नंबर से बात करती है। जिस नंबर से वो बात करती है वो उसके मायके का नहीं था। उसी नंबर पर मैंने डायल किया तो दूसरी तरफ से कोई मर्दाना आवाज़ आई थी। मैं सदमे की हालत में वहीं सोफे पर बैठ गया। मेरा तो जैसे चैन सुकून सब लुट गया था। मेरी बीवी खूबसूरत तो थी लेकिन वफादार नहीं थी। आज मुझे पता चल गया था कि शायद वो मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती है। फिर मैंने सोचा डायरेक्ट नेहा से बात करने से अच्छा है कि मैं खुद ही इस मामले की तह तक पहुंचूं। जब पूरा मामला खुल जाएगा तो ये भी बात सामने निकल कर आएगी कि मैं रात को नेहा का चेहरा क्यों नहीं देख सकता। दिल में पक्का फैसला करते हुए उठ खड़ा हुआ। अगले दिन रूटीन के मुताबिक मैं जल्दी घर आ गया। उस समय भी नेहा इधर उधर घर में बेचैनी से ठहर रही थी। मुझे देखते ही वो हैरत से बोली, आप इतनी जल्दी? उसने कई सवाल कर डाले। उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे जल्दी घर में देखकर तुम इतनी हैरान क्यों हो? क्या मेरे जाने के बाद तुम ऐसा क्या करती हो जो मुझे देखकर परेशान हो गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि आपकी तबीयत तो ठीक है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। लेकिन उस आदमी को देखकर मुझे गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो आदमी मेरा दोस्त था। इंस्पेक्टर की वर्दी में खड़ा मेरा दोस्त विक्रम था। विक्रम को सामने देखकर मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और हमारी आपस में बातचीत भी होती रहती थी। लेकिन काफ़ी अरसे से मेरी विक्रम से मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे ये तो पता था कि विक्रम हमारे इलाके में इंस्पेक्टर है, लेकिन कभी उससे मिलने का समय ही नहीं मिल पाया। अचानक विक्रम को अपने सामने देखकर मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन विक्रम ने ज़्यादा हैरत का इजहार नहीं किया। वो आराम से मेरे गले मिला और बोला, कहाँ थे यार, काफ़ी दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा, हाँ यार, बस काम में बिजी था। ये कहते हुए उसे मैं ड्राइंग रूम में ले गया। लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि विक्रम को कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ। फिर मुझे याद आया कि नेहा अभी तो किसी का इंतजार कर रही थी और उसी वक्त डोरबेल बजी थी। जो मैंने विक्रम से यही बात कही कि तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ रहता हूँ, तो वो बोला कि हम पुलिस वाले हैं और हमें अपने इलाके के हर इंसान के बारे में पता होता है कि वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है। विक्रम की बात से मैं सहमत तो नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर मेरा शक बढ़ गया था। मुझे शक हुआ कि जरूर नेहा विक्रम का इंतजार कर रही थी। विक्रम और नेहा के बीच जरूर कुछ न कुछ रिश्ता है। मैंने अपने दिल में सोचा, अगर मेरी बीवी नेहा मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी नेहा के साथ कुछ ऐसा ही करूँगा जो वो जिंदगी भर याद रखेगी। कुछ ऐसा करूँगा जो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर मैंने अपने मन ही मन दूसरी शादी की प्लानिंग करने लगा, लेकिन मैंने नेहा पर कोई भी बात जाहिर नहीं होने दी थी। जो भी बात होती थी मैं उसे अपने दिल में ही रखता। नेहा पर कभी भी किसी बात को जाहिर नहीं होने देता। उसके सामने हमेशा नॉर्मल ही रहता था। अब मेरा अगला कदम ये था कि रात को मुझे नेहा का चेहरा देखना था। अगर रात को नेहा का चेहरा देख लेता तो विक्रम वाली गुत्थी भी सुलझ जाती। कमरे का बल्ब तो नेहा ने खराब ही कर दिया था, इसलिए मैंने अपने पास एक छोटी टॉर्च रख ली। नेहा कमरे में दाखिल हुई और सोने के लिए बेड पर लेटी। वैसे ही मैंने उसको बाजू से कसकर पकड़ लिया, जिससे कि वो भाग न पाए। उसकी बाजू को कसकर पकड़कर मैंने उसके चेहरे पर टॉर्च डाली। उसके चेहरे पर रोशनी पड़ते ही मेरी चीख निकलते निकलते बची। हैरत की वजह से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। हिम्मत करके मैं बोला, नेहा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इस इतना बड़ा धोखा। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता था, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने नफरत से नेहा की तरफ देखा। नेहा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था।
बोली, भगवान के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें मेरे ऊपर जो शक है वो शक दूर हो जाएगा, पहले मेरी बात तो सुन लो। वो रोते रोते मेरे पैरों में बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी। मैं चाहकर भी नेहा को दुत्कार न सका। मैं भी उसके पास बैठ गया और मैंने कहा, बताओ, सारी सच्चाई बताओ। क्या सच्चाई है? आखिर विक्रम के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो रोते हुए बोली कि आप तो जानते हैं कि हमारा घराना कितना मॉडल है। मेरी मम्मी पापा मुझे नौकर नौकरानी के हवाले छोड़कर अपने अपने काम पर निकल जाते थे। मुझे उनकी बहुत ज़रूरत होती तो वो मुझे पैसों की गड्डियाँ थमा देते या शॉपिंग करा देते, लेकिन वो लोग ये बात नहीं समझते थे कि मुझे उनके पैसों की नहीं, उनके प्यार की ज़रूरत है। मेरी माँ मुझे कभी अपने करीब नहीं आने देती थी। कभी माँ से मिलने का दिल होता तो मैं अपने दिल को महसूस कर रह जाती। मेरी माँ ने मुझसे मना कर दिया था कि मुझसे मिलने में ऑफिस में मत आना। जब भी आओ तो पहले फ़ोन कर देना, क्योंकि ऑफिस में मुझे हज़ारों काम होते हैं। एक दिन माँ से मिलने को मैं बहुत बेचैन थी। सोचा फ़ोन करने से क्या फ़ायदा और ज़्यादा देर हो जाएगी, इसलिए मैं बिना फ़ोन किए ही अपनी माँ से मिलने उनके ऑफिस चली आई। जैसे ही ऑफिस में अंदर कदम रखा तो मेरी रूह काँप कर रह गई, क्योंकि मेरी माँ किसी और के साथ रंगलनियाँ मना रही थी। अपनी माँ का ये रूप देखकर मुझे अपनी माँ से नफरत हो गई और मैंने उसका बदला कुछ इस तरह लिया कि खुद भी नाइट क्लब में जाने लगी। अपने अंदर की उदासी को ख़त्म करने लगी। मैं पूरी पूरी रात घर से बाहर रहती। मेरे माँ बाप को पता भी नहीं था कि उनकी बेटी क्या कर रही है। ऐसा करके मैं अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहती थी, अपनी माँ से बदला लेना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसा करके मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही हूँ। मैं ये काम अपनी दिल की तसल्ली के लिए करती थी, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता था। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मैं इस कंडीशन में पहुंच गई थी जहां पर आकर लड़कियां अपनी इज्जत खो देती हैं, लेकिन इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी इज्जत बची रही, क्योंकि जिस समय मेरी आंख खुली थी तो मैं अकेली बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे बिस्तर पर मेरे अलावा कोई नहीं था। कमरे में भी कोई मौजूद नहीं था। कमरे की सजावट से लग रहा था कि किसी शरीफ लड़के का कमरा है। थोड़ी देर में वो लड़का भी आ गया जिसका वो कमरा था, और उस लड़के को देखकर मैं बाकी सब समझ गई कि लड़का वाकई काफ़ी शरीफ है, क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। वो लड़का मुझसे बोला कि मैं किसी काम की वजह से नाइट क्लब गया था, वहाँ पर आपके बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने साथ ले आया। अब आप ठीक तो हैं ना? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। मुझे उस लड़के से बेहद नफरत महसूस हुई। दाढ़ी वालों से तो मुझे वैसे भी बहुत नफरत है, और फिर मेरी माँ का चेहरा भी मेरे सामने आ गया। फिर मुझे और भी ज़्यादा नफरत होने लगी, क्योंकि मेरी माँ भी शरीफ होने का ढोंग करती थी, लेकिन शरीफ नहीं थी। वो लड़का मुझे घर तक छोड़ने आया, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया और गेट से ही वापस लौटा दिया। मैं अपने वापस रूटीन पर आ चुकी थी, लेकिन वो लड़का मेरा अभी भी पीछा करता था। मैं जहाँ भी जाती हूँ वो लड़का मेरे पीछे पीछे आता। एक दिन मैंने उससे कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो, तो वो मुस्कुराते हुए बोला, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की। मैंने उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन उस लड़के ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जहाँ जहाँ जाती लड़का मेरे पीछे आता। तब तो मेरी सहेलियों भी मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया था। एक दिन मेरी सहेली कहने लगी, इस लड़के से पीछा छुड़ाओ, कितना खतरनाक है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब भी तुमसे बात करना छोड़ देंगे। अपनी सहेलियों के भड़काने पर मैंने उस लड़के से बदला लेने की ठान ली। एक बार जब मेरा पीछा कर रहा था तो मैंने उस लड़के से कहा, देखो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो वही करना होगा जो मैं कहूँगी। मैं तुम्हें आजमाना चाहती हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत में कहाँ तक जा सकते हो। मैंने उसे उस जगह का नाम बताया कि वहाँ पर मुझसे मिलने आ जाओ, और वहाँ पर मेरी सहेलियों को अपनी बहादुरी का नमूना दिखाना। वो मान गया। अगले दिन वो लड़का मेरी बताई हुई जगह पर आ पहुँचा। मुझे हैरत हो रही थी कि वो लड़का मेरी मोहब्बत में कहाँ तक पहुँच गया, कि वो मेरी सारी बातें मान रहा था। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। जैसे ही वो लड़का मेरे करीब आया, पुलिस वालों ने आकर उसे दबोच लिया
और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गए। जब पुलिस वाले उसे जीप में डाल रहे थे तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मेरे दिल को कुछ हुआ, लेकिन फिर मैंने खुद को नॉर्मल कर लिया। मैं और मेरी सहेलियां खिलखिलाकर हंस रहे थे कि एक लफंगे लड़के को हमने सजा दिलवा दी। अगले दिन मेरी सहेलियों ने कहा कि यार, अपने मजनू को जाकर देख तो आओ कि उसकी क्या हालत है। सहेलियों के भड़काने पर मैं उस लड़के से मिलने के लिए थाने पहुंची। जैसे ही मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका कचूमन निकाल दिया था। उसके सर से खून बह रहा था, आंखों के पास भी चोट लगी हुई थी, होठ भी सूजे हुए थे। मुझे उस लड़के पर तरस आ गया, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाल लिया। उस लड़के की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। मुझे देखकर वो बोला। उस लड़के ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया है। तुमने मेरा चैन लूटा, मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम्हारी रातें कभी सुकून से नहीं गुजरेगी। तुम भी हर रात दर्द से गुजरोगी और हर रात मुझे याद करके तड़पोगी। उसकी बद्दुआ से मेरा दिल दहल गया, लेकिन मैंने ज़्यादा परेशानी का इजहार नहीं किया। मैं सुबह 8 बजे के टाइम से उस लड़के को मिलने गई थी। हम सब सहेलियों की आदत थी कि हम रात भर जागते और दिन में सोते थे। मैं उस लड़के से मिलकर वापस आ गई और अपनी सहेलियों के साथ खूब मौज मस्ती करने लगी थी। लड़के को बिल्कुल भूल गई थी। दोपहर को आकर मैं सो गई, लेकिन जब शाम को मेरी आँख खुली तो मुझे अपने चेहरे पर जलन सी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे जलन बढ़ती ही गई और रात होते होते मेरे चेहरे पर भयानक जलन होने लगी। मैंने खुद का चेहरा शीशे में देखा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा चेहरा इतना ज़्यादा बदसूरत हो चुका था कि मुझे खुद से ही नफरत हो रही थी। मैंने अपने चेहरे पर मास्क लपेटा और उसी समय डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से दवा लेकर आई। चेहरे पर मैंने दवा लगाई, थोड़ा सुकून मिला। फिर मैं सो गई। सुबह उठी तो मेरा चेहरा बिल्कुल साफ था। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ कि इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिल गया, लेकिन शाम होते होते मेरे चेहरे पर फिर से वही हाल हो गया। मैं जलन के मारे तड़पने लगी। मैं फिर से डॉक्टर के पास गई और उससे बहस करने लगी कि तुमने मुझे गलत दवा दी है। मैंने दूसरे डॉक्टर से दवा ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रात को मेरे चेहरे पर भयानक जलन होती और मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा बदसूरत हो जाता। बहुत खतरनाक दाने मेरे चेहरे पर आ जाते। सुबह होते होते ठीक हो जाते। मैंने कई डॉक्टर बदल डाले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं समझ गई कि उस लड़के की बद्दुआ का असर है। मैं उस लड़के को खोजने लगी कि काश कोई उस लड़के से मुझसे मिला दे तो मैं उससे माफ़ी मांग लेती। पता नहीं वो लड़का किस हाल में होगा। विक्रम को मैंने इसलिए राजदार बनाया था जिससे कि विक्रम उस लड़के को ढूंढकर मेरे सामने लाए और मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। लेकिन विक्रम भी अभी तक उस लड़के को ढूंढ नहीं पाया था। पता नहीं वो लड़का कहाँ गया। नेहा के मुंह से ये सारी कहानी सुनकर मैं हैरान रह गया था। एक मासूम से दिखने वाली लड़की क्या से क्या कर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता था। बाहर से इतनी मासूम और अंदर से इतनी खतरनाक। मैंने नेहा के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा इतना ज़्यादा बदसूरत था कि देखा नहीं जा रहा था, और ये तकलीफ वो हर रात झेलती थी। ये उसके कर्मों की सज़ा थी जो उसे मिल रही थी। लेकिन अब नेहा पर मेरा एतबार उठ गया था। अब शायद ही मैं कभी नेहा से मोहब्बत कर सकूं। अभी मैं रात को उसका चेहरा नहीं देखता हूं क्योंकि मुझ में हिम्मत ही नहीं है उसका चेहरा देखने की। लेकिन एक अधूरापन सा लगता है, एक खालीपन सा है मेरी ज़िंदगी में। कभी कभी सोचता हूं कि दूसरी शादी कर लूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि भगवान तो नेहा के कर्मों की सज़ा उसे दे ही रहा है। फिर मैं क्या चीज़ हूँ जो उसे उसकी कर्मों की सज़ा दूँ। हो सकता है वो लड़का कभी मिल जाए और नेहा को माफ़ कर दे तो शायद उसकी सज़ा कम हो जाए। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएँ।